Good evening, everyone. Good evening. Am I audible? Hello, बच्चा पार्टी. Yes, sir. तो हम लोग लास्ट क्लास में परम्यूटेशन का लास्ट टॉपिक कर रहे थे, लीनियर परम्यूटेशन का. दैट वाज परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू conclude the topic permutation and we are going to take up circular permutation. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? Permutation means arrangement in a row, arrangement of distinct or identical things in a row, and now we are going to take up arrangement of distinct thing or identical thing around a circle. ठीक है, तो सर्कल के अराउंड अगर हमें ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो हाउ डज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अरेंजमेंट इन अ रो. तो इसको समझने के लिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल? अगर एक ऐसे लाइन मार्क कर दें और एक सर्कल मार्क कर दें, इन दोनों ज्योमेट्रीज में क्या डिफरेंस है? बोलो, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों ही लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक कर्व्ड लाइन है, तो फर्क क्या है दोनों में? सर स्ट्रेट लाइन में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स फिक्स्ड हैं. स्ट्रेट लाइन में एक फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट है और एक फिक्स्ड टर्मिनल में, टर्मिनल्स फिक्स्ड है. एक को आप इनिशियल, दूसरे को फाइनल पॉइंट मान सकते हैं. एक को स्टार्ट पॉइंट मान सकते हैं, एक को एफ फाइनल पॉइंट मान सकते हैं, एंड पॉइंट. Whereas in circle there is no such thing, there is no such start point, there is no such end point, so you can consider any point as a start point and any point as an end point. This is the most fundamental difference between the straight line and circle, and not only circle, any closed loop. तो सर्कल तो एक बहाना है बोलने का. बेसिकली कोई भी क्लोज लूप अगर है तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं होता है, एंडलेस होता है. ठीक है, इसकी वजह से फर्क क्या आता है? फर्क ये आता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं या कुछ सर्कल्स, कुछ चेयर्स पड़ी हुई स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक रो में, ऐसे चेयर पड़ी हुई कुछ, तो ये चेयर्स के, और चेयर सारी आइडेंटिकल हैं, ऑल चेयर्स आर आइडेंटिकल. तो इन चेयर्स को, in spite that they are very similar to each other, they are different, they are treated different chairs. Whereas if the similar chairs are kept around a circle, then you will not be able to treat them different. Why? Why the chairs which are kept around a straight line, along a straight line, are identical chairs kept around along a straight line are considered to be distinct, whereas on circle they are considered to be identical. Why? Can you tell me? Is it so? पहले तो क्वेश्चन है, क्या ऐसा है? तो रीजन वही है कि बिकॉज स्ट्रेट लाइन में एक टर्मिनल होता है, तो किसी एक टर्मिनल से हम नेचुरली एक नंबरिंग आपके दिमाग में आ जाती है कि भाई ये पहली चेयर है, दिस इज फर्स्ट चेयर, दिस इज सेकंड चेयर. ऑल्दो चेयर के ऊपर लिखा नहीं है, बट आप देखते ही आपको आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ नंबरिंग आ जाता है. वेयरएज लाइन में ऐसा नहीं होता, तो सर्कल में ऐसा नहीं होता. सर्कल में विच इज फर्स्ट चेयर, एनीवन कैन बी फर्स्ट चेयर, anyone can be first chair. So सर्कल में अगर चेयर्स को नंबर करना हो तो आपको पहले किसी एक चेयर को मार्क करना होता है. ये चेयर को मार्क करना होता, मतलब इस चेयर पर एक पर्सन को बिठा दो. अब इस पर्सन के रेस्पेक्ट में अब ये सर्कुलर नहीं रह जाएगा,
अब ये चेयर मार्क हो जाएंगी, ये पर्सन को फर्स्ट चेयर मान लिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर पर्सन को यहाँ बिठा दोगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, पर्सन को यहाँ बिठा दोगे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Are you getting the difference, these two differences between a straight line segment and a circle? Yes, sir. अगर ये बात समझ में आ गई तो मोर और लेस ये जो सर्कुलर परम्यूटेशन का आइडिया है ना, ये इसी बात के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब इस बात को अगर आप समझ गए तो मैं ये बोलूंगा कि अब ये चेयर्स देख रहे हो, ये सर्कुलर लीनियर की बात छोड़ दो, सर्कुलर लीनियर की बात छोड़ो, सीधे सोचो कि अगर ये 6 चेयर कहीं भी पड़ी रहे, ऐसे 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 कहीं पर भी, बट अगर इस पे नंबर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये हमेशा लीनियर परम्यूटेशन, इनके ऊपर अगर अरेंजमेंट करेंगे तो ये अरेंजमेंट हमेशा लीनियर अरेंजमेंट जैसा ट्रीट होगा। क्या बोला मैंने? अगर नंबर्ड चेयर्स हैं और उसके ऊपर में अगर 6 चेयर पे 6 बंदों को बिठाना है तो हमेशा 6 फैक्टोरियल वे से अरेंजमेंट होगा। अब ये तो सर्कल में नहीं पड़ी हुई है, ये तो कहीं इधर उधर पड़ी हुई, क्लासरूम में पड़ी हुई है, रोज में पड़ी हैं, कॉलम्स में पड़ी हैं, सर्कल पे भी पड़ी हैं। अगर सर्कल पे चेयर पड़ी हुई है और सारी नंबर सारी चेयर पे नंबर लिखा हुआ तो लीनियर हो गया, और अगर अननंबर्ड चेयर है सर्कल पे तब वो सर्कुलर हुआ। सर्कुलर ही नहीं, अगर वो ऐसे पड़ी हो, ऐसे ऐसे एक इलिप्टिकल शेप पे पड़ी हो, ऐसे ऐसे चेयर्स पड़ी हुई बट अननंबर्ड नहीं हो, तो ये कैसा ट्रीट होगा? सर्कुलर परम्यूटेशन जैसा ट्रीट होगा। ये बात आपको पहले फर्स्ट ग्लैंस में समझनी चाहिए कि एक में पोजीशंस नंबर्ड हैं और एक में पोजीशंस अननंबर्ड है नेचुरली, ठीक है। तो अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, लेट्स गेट बैक टू कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल बात यही है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है? The arrangement of object around a circle is called circular permutation. Around a circle means along the circumference of circle. Two circular permutations are called identical if and only if one of them can be superimposed on the other by a suitable rotation. अच्छा, ये बात लीनियर परम्यूटेशन के बारे में अगर मैं बोलूं तो दो लीनियर परम्यूटेशन को हम आइडेंटिकल कब बोलते हैं? जैसे मान लो एक है ए बी सी डी और एक परम्यूटेशन है ए सी बी डी, एक परम्यूटेशन है ए बी बी सी और एक है ए बी सी डी। इनमें से कौन से दो परम्यूटेशन आइडेंटिकल हैं? विच टू ऑफ देम आर आइडेंटिकल? बोलो। First and fourth. First and fourth are identical. The rest are not identical to the first and fourth. Why? Because ये चार परम्यूटेशन में से जिनको आप आइडेंटिकल बोल रहे हैं, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर में सुपर इम्पोज करूं तो दिस विल जस्ट फिट विद दैट, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड किए जा सकते हैं, बिल्कुल मैच कर जाएंगे। इफ सुपर इम्पोज दे विल मैच एंड अदर्स विल नॉट, ठीक है। इसीलिए हम बोलते थे कि ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ऑब्जेक्ट का नंबर सेम होना चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो ये सारा जो कहानी बोली गई इसके पहले समझाई गई, उसका मतलब यही था कि दोनों को फिट किया जाए, दोनों को मैच कर दिया जाए, तो मैच हो जाने चाहिए। यही बात सर्कुलर में या किसी भी परम्यूटेशन में यही बात होती है कि अगर एक परम्यूटेशन को दूसरे के ऊपर में रख करके सुपर इम्पोज किया जाए तो एकदम बिल्कुल परफेक्टली मैच कर जाए, तो बोलते हैं दे आर सेम परम्यूटेशंस। तो टू सर्कुलर परम्यूटेशंस आर कॉल्ड आइडेंटिकल इफ वन ऑफ देम can be superimposed on the other by a suitable rotation. मतलब इस बात को समझो कि आप एक सर्कुलर परम्यूटेशन पड़ा हुआ है, दूसरे सर्कुलर परम्यूटेशन को पिक करो और उसको स्टीयर करो, ऐसे घुमाओ, टर्न नहीं कर सकते हम, घुमाओ, कुछ केसेस में टर्निंग भी कर सकते हैं, और रोटेट करके और उसके ऊपर मैच करा दो। अगर मैच हो गया तो बोलते हैं कि दोनों सर्कुलर परम्यूटेशंस सेम सर्कुलर परम्यूटेशंस हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं,
यहाँ पर बाय सुटेबल रोटेशन का मतलब है विदाउट ओवरटर्निंग एंड विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक सर्कुलर परम्यूटेशन ये है और एक सर्कुलर परम्यूटेशन ये है, डू यू थिंक दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल? ऐसे एक सर्कुलर परम्यूटेशन ये है, एक सर्कुलर परम्यूटेशन ये है, एक सर्कुलर परम्यूटेशन ये है, what do you think regarding them? Are they identical or they are not? Are these permutations are identical or not? मान लो ये परमुटेशन को मैं P1 बोल रहा हूँ, इसको P2 बोल रहा हूँ, इसको P3 बोल रहा हूँ, इसको P4 बोल रहा हूँ, इसको P5 बोल रहा हूँ। आपको ये डिटरमिन करना है देख करके कि क्या ये आइडेंटिकल परमुटेशंस है या डिफरेंट। सर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है। हाउ डिड यू मेक इट दैट दे आर आइडेंटिकल? रोटेशन करके। इसका मतलब है कि अगर इस सेकंड P2 को 90 डिग्री से, 90 भी नहीं, 360 बाई 5, 360 डिग्री बाई 5, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 72 डिग्री। 72 डिग्री से ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दो तो ये P1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम P3 को 72 डिग्री से रोटेट कर दो तो P2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और P2 को अगर फिर से 72 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दो तो ये भी P1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे वाया दिस, ऐसे ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, ऐसे ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी परम्यूटेशंस जो है आइडेंटिकल हैं, क्योंकि सबको काउंटर क्लॉकवाइज, या ऐसे बोलो कि इसको पहले 72 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया तो दिस गेट्स टू दैट, फिर से इसको 72 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, दिस गोज टू दैट, फिर से 72 डिग्री क्लॉकवाइज किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर से 72 डिग्री क्लॉकवाइज किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ये सब एक दूसरे में कन्वर्टेबल है ओनली बाय रोटेशन, ऐसे रोटेशन। तो जिसमें सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या अल्फाबेट्स हैं या नंबर्स हैं अराउंड दैट सर्कल, उनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर, जस्ट बाय स्टीयरिंग बोलते हैं इसको, स्टीयर किया तो जस्ट बाय स्टीयरिंग वन गेट्स सुपरइम्पोज्ड टू अदर एंड देयरफॉर दे ऑल आर सेम सर्कुलर परम्यूटेशन। अच्छा, इस प्रोसेस में एक बात और समझ में आ रही है कि अगर एक सर्कल पे 5 ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हैं, एज इन दिस केस 1 2 3 4 5, uniformly 5 objects are placed, then and if you start looking at one from one position in one direction, तो ये पहला वाला जो परम्यूटेशन P1 है, ये ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, A then B then C then D then E, और यही P1 परम्यूटेशन P2 है। मतलब सबसे पहले तो हमने ये बोला कि P1 P2 P3 P4 P5 है ना, आर सेम सर्कुलर अरेंजमेंट, सेम सर्कुलर परम्यूटेशन। पहला हमारा आउटकम या कंक्लूजन ये आया। दूसरी बात क्या आ रही है कि अगर मैं यहां से ऑब्जर्व, टॉप पोजीशन से राइट वर्ड ऑब्जर्व करूं तो अब हमें यहां P2 में क्या दिख रहा है, ऑल्दो P2 P1 सर्कुलर वाइज सेम परम्यूटेशन है, बट यहां क्या दिख रहा है, E देन A देन B देन C देन D। तो ये लीनियर परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट से देखो तो ये अलग है और ये अलग है। फिर इसमें देखो, बोलते जाओ फटाफट, कोई एक बच्चा बोलेगा। हाँ जी, आकांक्षा बोलो। सर DEABC। DEABC, वेल डन। तो ये डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशन सेम है बट लीनियर वाइज डिफरेंट है। एंड सबरीना P4 क्या है, CDEAB। CDEAB, ये भी लीनियर वाइज तो डिफरेंट है बट सर्कुलर वाइज क्या है, सेम है। एंड लास्ट यशस्वी, ये कौन सा है, BCDEA। BCDA। अच्छा, अब इसके बाद फर्दर अगर रोटेट करो, अगर इसको एक बार और रोटेट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये सारे केसेस में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेशन दे रहे हैं, हो जाएगी।
हाँ ऐसे रोटेट कर रहे हैं, फिर इसको भी ऐसे रोटेट कर दिया, इसको भी रोटेट किया, जैसे जैसे रोटेट करते गए कन्वर्ट होता गया। इसको फर्दर रोटेट करेंगे तो पहला वाला रिपीट हो जाएगा। इससे एक बात और कंफर्म समझ में आ रही है क्या, कि विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर, ओनली बाय स्टीयरिंग द ऑब्जेक्ट्स अराउंड द सर्कमफरेंस, वी विल गेट 5 linear arrangements, 5 linear permutation from each circular permutation. मानते हो कि नहीं मानते हो? 5 linear arrangements from each circular arrangement. तो यहां से एक बहुत और हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लेट टोटल नंबर, ये सर्कुलर अरेंजमेंट सारे ये वाले एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक है तो सारे सर्कुलर अरेंजमेंट एक ही होते हैं। जैसे मैं आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट और दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये सर्कल है और इस सर्कल के अराउंड वही ABCD ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं, बट स्लाइटली इन अ डिफरेंट मैनर। दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C। वन सेकेंड, AC लिख देता हूं, A C B D एंड E। अब इसको अगर ऐसे ही क्लॉकवाइज 72 डिग्री ईच रोटेशन देते जाओ तो इससे अलग लीनियर परम्यूटेशंस बनेंगे। जैसे यहां से ऐसे रोटेट करते जाओ तो इससे क्या मिलेगा, इससे ऐसे मिलेंगे ACBDE, फिर अगला क्या मिलेगा EACBD, अगला क्या मिलेगा DEACB, अगला क्या मिलेगा BDEAC, और इसके बाद लास्ट क्या मिलेगा CBDEA। और फिर से करेंगे तो वापस पहला वाला रिपीट हो जाएगा ACBDE। तो आपने बोला कि ईच सर्कुलर परम्यूटेशन gets 5 linear permutation, and if I assume that let there are x number of circular permutation of 5 object, 5 ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल में अरेंज करना है तो x नंबर ऑफ डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशंस हैं, तो दिस इंप्लाइज 5x नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशंस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशंस क्या हो जाएंगे, जल्दी बोलो 5 factorial। 5x, क्योंकि एक सर्कुलर परम्यूटेशन से x नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन अगर बन रहे हैं तो 1 से x, तो 5 नंबर x नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन है, सॉरी 1 से 5 बन रहे हैं, एक सर्कुलर से 5 लीनियर बन रहे हैं, तो x सर्कुलर से कितने बनेंगे, एक सर्कुलर से 5 लीनियर बन रहे हैं तो x सर्कुलर से 5x लीनियर बनेंगे। बट हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि 5 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को लाइन में अरेंज करना है तो कितने अरेंजमेंट बनते हैं, 5 फैक्टोरियल। ये तो आपको पहले ही पता है कि 5 से कितने लीनियर बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। तो हमने लीनियर अरेंजमेंट का काउंटिंग दो तरह से किया, एक डायरेक्टली हम फार्मूला जानते हैं और एक सर्कुलर से 5, तो x सर्कुलर से 5x, तो 5x इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, 5x इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो कितने सर्कुलर परम्यूटेशन बनेंगे इफ देयर आर 5 ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कल, तो आंसर क्या आया 24 सर्कुलर परम्यूटेशंस बनेंगे। ओके, सात्विक says that my voice is lagging, is it so? नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो बेटा तुम्हारा अपना एंड पे नेटवर्क चेक करो, उसमें इश्यू होगा। एनीवे, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कि 5 ऑब्जेक्ट को सर्कल पे अरेंज करके कितने सर्कुलर परम्यूटेशन बनेंगे, तो हमने मान लिया कि x नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन बनेंगे। फिर हमने ये दिखाया कि हर एक सर्कुलर अरेंजमेंट से 5 लीनियर अरेंजमेंट बन रहे हैं बाय जस्ट रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट 5 times equally, and therefore one circular leads to 5 linear, therefore x number of circular permutation will lead to 5x linear permutation.
but we already know that 5 object will generate 5 factorial linear permutation. Therefore 5x must be equal to 5 factorial, therefore x must be equal to 4 factorial. अब 5 ऑब्जेक्ट लेकर के मैंने प्रूफ कर दिया कि 5 - 1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेंगे सर्कल पे, तो ऐसे n ऑब्जेक्ट लेके हम प्रूफ कर सकते हैं कि n - 1 बनेंगे, n - 1 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अब ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो इसको नोट करते हैं. पहले ये बताओ कि यहां तक जितनी बातें मैंने बोली सारी बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. तो लेट्स गेट बैक. अब थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट अपने हल्का सा आपके दिमाग में एक आइडिया सेटअप हुआ है उसको थोड़ा सा छेड़ते हैं और देखते हैं कि आप कितना मैच्योर कर पाए इस डिस्कशन को. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर परम्यूटेशंस आर आइडेंटिकल. मैं कुछ सर्कुलर परम्यूटेशन आपको दिखाऊंगा, आपको बताना कि आइडेंटिकल है कि नहीं. ये दोनों आइडेंटिकल हैं क्या? तो आइडेंटिकल में क्या करेंगे, आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि इसको उठा करके रोटेट करके इसके ऊपर सेट कर सकते हैं कि नहीं. या आइडेंटिकल होंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के लेफ्ट और राइट वाले नेबर दोनों में सेम होंगे. जैसे इस ए की जगह बैठ के देखो तो लेफ्ट में डी है, राइट में बी है, और यहाँ पर ए की जगह बैठ के देखो लेफ्ट में डी है, राइट में बी है. ए के सामने सी है तो यहाँ ए के सामने सी है. अब यही बात हर एक के लिए ट्रू है, तो ये दोनों आइडेंटिकल है. राइट. व्हाट अबाउट दीज टू, आर दे आइडेंटिकल और नॉट? आइडेंटिकल है. ये दोनों और ये दोनों So non-identical. First वाला. अच्छा, ये ए पार्ट में जो मैंने 4 दिखाया है ये चारों आइडेंटिकल थे. पहला दूसरा तो आइडेंटिकल था, तीसरा और चौथा भी आइडेंटिकल था, बट क्या फर्स्ट एंड थर्ड आइडेंटिकल था? तो Yes, sir. आप बोलोगे फर्स्ट एंड थर्ड आइडेंटिकल. जैसे P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, तो P1 एंड P2 आइडेंटिकल हैं. P3 एंड P4 आइडेंटिकल था, बट P1 एंड P3 आर दे आइडेंटिकल हियर इन ए केस? मैं अभी इस केस की बात कर रहा हूं. नहीं. Yes, sir. नहीं, कहां से? यस सर. ए के लिए देखो, यहां पर ए है, यहां पर ए है. ए के लेफ्ट में कौन है? डी, और राइट में D. बी. जबकि यहां पर ए के लेफ्ट में बी है और राइट में डी है, तो लेफ्ट राइट नेबर का इंटरचेंज हो गया है. आप इसको किसी भी तरह से रोटेट करके इस पे चेंज नहीं कर सकते. P3 को P1 से कोलाइड करने के लिए, सुपर इम्पोज करने के लिए आपको उल्टा पलटना पड़ेगा. P3 को ओवरटर्न करके तब जाके इसके ऊपर में आप सुपर इम्पोज कर पाएंगे. तो ये आइडेंटिकल सिचुएशन को जनरेट नहीं कर रहा है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये नॉन आइडेंटिकल है. ऐसे इसमें क्या हुआ, यहाँ ए के सामने डी है, यहाँ ए के सामने सी है, तो नॉन आइडेंटिकल है. P1 एंड P2, P1 डैश P2 डैश नॉन आइडेंटिकल है. P3 डैश P4 डैश, ये और ये, ए के लेफ्ट में बी है, राइट में डी है, यहाँ पर ए के लेफ्ट में बी है, राइट में डी है, सामने सी है, तो P2 और P3 डैश P3 डैश आइडेंटिकल हैं. Yes, sir. तो ये सबसे पहली समझ यही होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन से केसेस को देख के आप बता सको कि आइडेंटिकल है या नहीं है. उससे आपको क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली दो आइडेंटिकल परम्यूटेशंस में क्या
स्पेशलिटीज होनी चाहिए। एवरी मेंबर ऑन द परम्यूटेशन विल हैव सेम नेबर्स एंड सिमिलरली प्लेस्ड नेबर्स। हर एक के नेबर्स अगर दो आइडेंटिकल है तो उसमें एक का नेबर दोनों में सेम होगा और लेफ्ट राइट उनका पोजीशनिंग भी सेम होगी, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे होगा, राइट वाला राइट पे होगा। ठीक है, ऐसे हर एक के लिए अगर हम बोल सकते हैं तो हम बोलेंगे कि यस द परम्यूटेशंस आर आइडेंटिकल। एनीवे ठीक है, ये बात समझ में आ गई थोड़ी। अब आ जाते हैं फॉर्मुलेशन जो हमारा था। क्या कंक्लूजन इस पूरे डिस्कशन में आया? पहला, सपोज वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट a1 a2 a3 an एंड दे आर टू बी अरेंज्ड अराउंड अ सर्कल। एक सर्कल के अराउंड ये n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो हम दो तरह से आर्ग्यू कर सकते हैं। एक आर्ग्यूमेंट जो पहले बोला कि ईच सर्कुलर अरेंजमेंट विल जनरेट हाउ मेनी लीनियर अरेंजमेंट? If n object are to be arranged on a circle, then each circular permutation. No, each पूरी बात सुनो पहले। Each circular permutation will generate how many linear permutations? n factorial. n factorial कैसे? n factorial तो टोटल लीनियर परम्यूटेशन होंगे। मैं बोल रहा हूं कि एक सर्कुलर परम्यूटेशन अगर उठाओगे, एक सर्कुलर अरेंजमेंट को पिक करो n ऑब्जेक्ट का, तो उस एक से n परम्यूटेशन बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार 360 बाई n रोटेट कर दो, फिर 360 बाई n रोटेट कर दो, फिर 360 बाई n रोटेट करो, तो परम्यूटेशन लीनियर वाइज चेंज होते रहेंगे बट सर्कुलर वाइज सेम रहेंगे। एवरी सर्कुलर अरेंजमेंट विल जनरेट n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर अरेंजमेंट्स by rotating the object around the circle by 360 over n degree at a time. And therefore, if I assume that total number of circular permutations, if I assume that total number of circular permutation be x, वही जो मैंने पीछे derive किया वही अब n के लिए लिख रहा हूँ, that's it. तो जैसे a1 a2 a3 an है, तो यहां से ऑब्जर्व किया तो एक तो ये है, फिर इसको बस रोटेशन देते गए ऐसे ऐसे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते गए 360 बाई n डिग्री से, तो अलग अलग एक सर्कुलर से अलग अलग लीनियर बनते जाएंगे। जैसे ये बन गया एक, ऐसे टोटल n नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे। एक से n बन रहे हैं तो x से कितने बनेंगे? If I assume that each circular array generates n linear permutation and let the number of circular permutations be x, जो हमें चाहिए, हम ढूंढना चाह रहे हैं कितने सर्कुलर परम्यूटेशन बनेंगे, मान लिया x बनेंगे। तो अगर x सर्कुलर परम्यूटेशंस हैं and one generates n arrangement linear, then x circular permutation will generate nx arrangement linear, and therefore nx must be equal to n factorial, therefore x must be equal to n factorial upon n, that is n minus 1 factorial। तो ये प्रूफ हो गया कि n ऑब्जेक्ट को सर्कल पे अरेंज करेंगे तो n minus 1 factorial अरेंजमेंट फॉर्म होंगे। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि फाइंड the number of ways five boys and 3 girls can be arranged around a circle, around a circular table for dinner, तो आप क्या बोलेंगे? आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा जी, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? 5 and 3 8। तो 8 ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम on a circle, a circular table will be 8 minus 1 factorial, that is 7 factorial ways। या इसे को ऐसे बोल सकते हैं कि भाई यहां सर्कल के अराउंड में ऐसे चेयर्स पड़ी हुई हैं। कितनी चेयर्स पड़ी हुई हैं? 7, और ये सारी आइडेंटिकल चेयर्स हैं। ऐसे अब ये 7 चेयर्स पर हमें ये 7 नहीं, सॉरी, कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए ना, 8 चेयर्स, आई एम सॉरी। ये 8 चेयर्स पर हमें बिठाना है किसको? ये 8 पर्सन्स को
अरेंज करना है तो हमने बोला कि कोई एक पर्सन को किसी एक चेयर पे ऑक्यूपाई करने दो। जैसे मान लो B1 को यहां बिठा दिया, B1 बॉय 1, then with respect to this guy the remaining chairs are numbered। ये पहली चेयर हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ऐसे नंबरिंग अपने आप हो गई ना। अब रिमेनिंग कितनी चेयर्स हैं, ये रेफरेंस हो गया, और इस रेफरेंस के से ये सारे चेयर को नंबर कर दो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब ये 7 चेयर्स लीनियरली फंक्शन करेंगी, दे विल नॉट फंक्शन सर्कुलर, दे विल फंक्शन लीनियर, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर नंबर्ड चेयर्स हैं तो वो चाहे सर्कल पे रखी हुई, चाहे हेयर एंड देयर कहीं पर भी जिगजैग फॉर्म में रखी हुई, वो हमेशा लीनियर परम्यूटेशन जैसा काउंट होगा। अब ये 7 में 7 पर्संस को अरेंज कर दो, कितने में से, तो हम ऐसे बोलेंगे कीपिंग द पोजीशन ऑफ वन मैन, वन पर्सन फिक्स्ड, one person fixed, the rest 8 can be arranged in remaining 8 distinct locations, distinct chairs, in how many ways, 7 फैक्टोरियल, रिमेनिंग 7, सॉरी रिमेनिंग, रेस्ट 8 नहीं है, एक की पोजीशन को फिक्स कर दिया तो रेस्ट 7 हो गए ना, रेस्ट 7 कैन बी प्लेस्ड इन रिमेनिंग 7 डिस्टिंक्ट लोकेशंस इन 7 फैक्टोरियल वेज। तो ये भी आर्ग्यू करने का एक तरीका है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, प्लीज लेट मी नो क्विक। क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो दूसरा तरीका आर्ग्यूमेंट का था उसको भी नोट करके लिख लेंगे आप, ठीक है, नोट करके लिखेंगे दूसरे सेकंड तरीके को। ये एग्जांपल नोट कर लिया, हटाऊं मैं इसको, तो फटाफट बोलते रहो। सर 1 मिनट रुक जाओ। डन सर। हाँ बेटा, एक बार सारे बच्चे जो है मेरे को कंफर्म कर देंगे कि जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक सबको समझ में आ गया सबको। अगर कहीं पर कोई क्वेरी है छोटी मोटी तो पूछ लो, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, अगर कंसेप्चुअली समझ में नहीं आई हुई बात तो रट्टा लगा के नहीं होगा। जिसको नहीं समझ में आया, जहां पर ट्रबल है आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। I have got only 9 replies. What about the rest? आप सभी को अंग्रेजी तो समझ में आती होगी या हिंदी भी समझ में आती होगी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। सानिया क्लियर है बेटा तुमको? सबरीना, सानिया, कोई डाउट? ठीक है, तो वो चलें आगे मूव किया जाए। तो जस्ट नोट डाउन, कीपिंग, ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसको, फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, fixing the position of one object around the circle, the remaining n-1 positions become distinct, distinct मतलब linear, and therefore the rest n-1 object can be arranged in these n-1 distinct positions in n-1 factorial ways. So this is the second very simple way, क्योंकि सर्कल पे और लीनियर में फर्क बताया था ना, सर्कल लीनियर में टर्मिनल होता है इसलिए सारी चेयर्स डिस्टिंक्ट हो जाती हैं, बट सर्कल में कोई टर्मिनल नहीं होता है। अगर चेयर आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल ही दिखेंगे, वो डिफरेंट नहीं दिखेंगे। तो उनको डिफरेंट करने के लिए
एक पोजीशन को एक ऑब्जेक्ट से ऑक्यूपाई करा दो, फिर उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बची हुई n-1 पोजीशंस अपने आप नंबर्ड हो जाएंगी नेचुरली, और उस नंबर्ड या डिस्टिंक्ट पोजीशन पे लीनियर जैसा मेथड फॉलो होगा, तो लीनियर परम्यूटेशन जैसा n-1 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दो, खत्म। तो इट्स सो सिंपल, सो सिंपल। एक क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन क्या है, मतलब आंसर टिपिकल एक एक्टिविटी है आपके लिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कल एंड रिप्रेजेंट देम। 4 ऑब्जेक्ट को सर्कल पर कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? 4 ऑब्जेक्ट को हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कल? So 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मींस 6 वेज। अब वो 6 परम्यूटेशंस बना के दिखाने हैं आपको। वो 4 ऑब्जेक्ट अगर ए बी सी एंड डी है तो जस्ट अपनी कॉपी पर वो 6 परम्यूटेशंस बनाओ। जैसे एक मैं बना के दिखा रहा हूं, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट विल बी 4 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। एक मैंने बना दिया, जैसे ए है, ए के सामने डी है और लेफ्ट में बी है, राइट में सी है, और इसी को क्या कर दिया, ए के सामने डी है बट लेफ्ट में सी है, राइट में बी है। आप कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि these 4 persons are you and your mom, dad and a guest। तो आप चारों लोग एक डिनर टेबल पे बैठे हुए हो, राइट? अब A इज द गेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि गेस्ट को आप एक जगह पर फिक्स कर दोगे। ऐसा तो नहीं कि उसको इधर उधर चढ़ाते रहोगे कि इधर बैठ जाओ इधर बैठ जाओ। तो गेस्ट को ऑनर करोगे, उसको एक जगह पर उसकी पोजीशन फिक्स कर दिया डिनर टेबल पे। अब उस गेस्ट के रेस्पेक्ट में 3 प्लेसेस बचे, वो 3 प्लेसेस पे आप तीनों लोग 3 फैक्टोरियल वे से अपने आप को परम्यूट कर सकते हो, इसीलिए 6 आंसर है। तो इसमें ए को अगर डी ऑनर कर रहा है, डी इज होस्टिंग, तो डी सामने बैठ गया और ये दोनों ने अपनी पोजीशन, एक बार बी सी एक बार सी बी, ठीक है? ये 2 केसेस बन गए। आप समझ रहे हो ये वाला कौन सा है? अगर ऐसे देखो ऐसे, तो ये है ए सी डी बी, और ये क्या है, ए सी डी बी। तो ये दोनों है ए सी डी बी अरेंजमेंट है। ये वाला क्लॉकवाइज है और ये वही वाला अरेंजमेंट काउंटर क्लॉकवाइज है। दिख रहा है कि नहीं? बोलो। अब इसी तरह से बाकी बना के देखो, अगला कैसे बनाया जाए। तो ए के सामने अभी हमने किसको बैठाया, डी को। अब ए के सामने डी ही बैठे, जरूरी तो नहीं, ए यहां है, ए की पोजीशन चेंज करनी नहीं। ए के सामने अब बैठा देते हैं बी को। अब क्या हो गया, सी डी एंड डी सी। तो ये क्या है, ये ए सी बी डी काउंटर क्लॉकवाइज, या चलो उल्टा देखो, उल्टा। तो क्लॉकवाइज इसको पढ़ो तो क्या है, ए डी बी सी, और यहां पर वही सेम अरेंजमेंट है काउंटर क्लॉकवाइज। इसके बाद में अभी 2 और बनेंगे, ये 4 हुए, अभी 6 हमें टोटल फॉर्म करने हैं, तो 6 बना लेते हैं। एक ये है। अब ए के सामने किसको बिठा चुके हैं हम, एक बार ए के सामने हमने किसको ऑनर किया, डी को, एक बार बी को। अब कौन बचा, सी। तो ए के अपोजिट में सी को बिठा दो, तो लेफ्ट में बी और राइट में डी, या लेफ्ट में डी और राइट में बी। तो ये भी आप देखो तो एक दूसरे के काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, क्लॉकवाइज है। जैसे इसको क्या बोलेंगे, एडीसीबी अरेंजमेंट है, एडीसीबी। ये वाला एडीसीबी क्लॉकवाइज है और ये वाला एडीसीबी काउंटर क्लॉकवाइज है। इसका मतलब हम यहाँ पर 2 बातें बता रहे हैं, एक की टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी ऑलवेज इवन, जैसे इस केस में 6 है, और दूसरा दैट half of them will be clockwise arrangements and rest half will be counterclockwise arrangement, corresponding counterclockwise arrangement।
मतलब हर एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट का एक काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होगा, और वो कैसे बनेगा, जस्ट एक मिरर लगा दो यहाँ पर, तो ये मिरर इमेज है एक दूसरे के, और मिरर इमेज में यही होता ही है, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज बन जाता है। तो हर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट का एक काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बनेगा, इसका मतलब 50% क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होंगे और 50% उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बनेंगे। कितनी बात समझ में आ गई यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आए, तो आपने बोला 6, 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कितने आए, क्लॉकवाइज एरेज कितने आए, 3, एंड नंबर ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज कितने आए, उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर क्लॉक, वो भी 3 हो गए। तो आधे क्लॉकवाइज आधे काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट है, दे विल बी, मतलब क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मतलब ऐसा, और काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मतलब ऐसा, आर कंसिडर्ड सेम और डिफरेंट, बोलो, सेम और डिफरेंट, Different. नहीं, कंडीशनल होता है। Clockwise and counterclockwise arrangement may be regarded as same and may be as different. All depends on condition. They will be considered same कब, where overturning is allowed, लिख दो, when overturning is allowed, जब जिसको पलटना allowed हो, when overturning is allowed। जैसे कौन से केस में overturning कर सकते हो, पलट सकते हो, जैसे गार्लैंड्स बन रही हैं, 4 फ्लावर है और उसकी एक गार्लैंड बन रही है, तो गार्लैंड को आप पलट सकते हैं ऐसे, है ना। नेकलेसेस फॉर्म हो रहे हैं तो उसको पलट सकते हैं। तो जहां कहीं भी रिंग्स बना रहे हैं ऐसे ना, तो पलट सकते हैं। जहां पर पलट सकते हैं वहां पर क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाएंगे। ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, पलटने से, ये ऐसे पलट सके तो, ऐसे पलटना अलाउड होगा तो, ठीक है। तो अगर ये गार्लैंड्स हैं, अगर ये नेकलेसेस हैं, तो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज सेम ही हो जाएंगे। तो एक्चुअली अगर बोला जाए कि 4 फ्लावर से कितनी गार्लैंड बनेगी, तो आंसर आएगा 3। 4 डायमंड से कितने नेकलेसेस बनेंगे, तो आंसर आएगा 3। लेकिन 4 पर्सन को सर्कल पे कितने वैसे अरेंज करेंगे, तो आंसर आएगा 6। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलते जाओ भाई। और डिफरेंट कब रिगार्ड करेंगे, दे विल बी कंसिडर्ड डिफरेंट। कंसिडर्ड डिफरेंट कब होगा, व्हेन ओवरटर्निंग इज नॉट अलाउड, व्हेन ओवरटर्निंग इज नॉट अलाउड। जैसे अगर सर्कुलर टेबल के अराउंड बंदे बैठे हुए हैं तो उनको थोड़ी पलट सकते हैं कि बंदों को उठा के पलट दिया, तो बंदे नहीं पलट सकते हैं आप। तो अगर पर्सन्स का अरेंजमेंट है तो उसको नहीं पलट सकते, ठीक है। मैरी गो राउंड है तो उसको नहीं पलट सकते ऐसे, ठीक है। स्विंग के ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे तो उनको भी पलट नहीं सकते। तो जहां पलटना नहीं अलाउड है वहां पर सर्कुलर परम्यूटेशंस हमारे ये सारे के सारे 6 रिगार्ड होंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, राइट। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चंस पे चले अब। तो जो बातें इन सारे 2 क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में सीखें, उसके बेसिस पर फाइनल कंक्लूजन हमारा ये है कि देयर आर 3 आर क्लॉकवाइज एंड 3 आर एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। तो फाइनली हमने क्या क्या कंक्लूड किया, तो ये रिमार्क्स करके सारी बात देखते जाओ। पहला, fixing the position of one object around the circle, the rest n-1 become distinct and therefore number of circular permutations is n-1 factorial। ये पहला चीज हमने लर्न किया। दूसरा, since each circular arrangement has its unique counter clockwise arrangement, therefore the number of clockwise arrangement will be exactly equal to number of counter clockwise arrangement, and that will be equal to total number of circular arrangement divided by 2। तीसरा, whenever the overturning of permutations are allowed, I am just coming to you Akanksha, whenever the overturning of permutations are allowed, like in the case of necklaces or garlands,
consider the clockwise and anti-clockwise arrangements as identical arrangements, and therefore if clockwise and anti-clockwise arrangements are considered same, then the number of circular permutations of n different things will not remain n minus 1 factorial, rather it will become n minus 1 factorial by 2. And at last but not the least, that suppose we have n number of objects and you have to form a circular arrangement of r at a time. तो r के अरेंजमेंट बनाने हैं तो हम कितने अरेंजमेंट बनेंगे आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट? तो पहले n में से r को सेलेक्ट करो NCR वे से, अब वो r ऑब्जेक्ट को सर्कल पे अरेंज करो r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हर एक ग्रुप से r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो टोटल कितने बनेंगे NCR इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये पूरा नट सेल में कंप्लीट सर्कुलर परम्यूटेशंस का ये कहानी है. अब आप जो भी पूछना चाहते हैं फटाफट 2 मिनट में पूछ लो, सो दैट वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस. हाँ, यस, ओवर टू यू आकांक्षा. अनम्यूट करो और बोलो क्या पूछ रहे थे आप. तो पिछला क्वेश्चन था, अगर इसमें परम्यूटेशन काउंट करने होते तो वो 4⁻6 होता. परम्यूटेशन काउंट हो गया किसमें? मतलब जैसे जो स्टार्टिंग में जब आपने शुरू किया था तो ऐसे मतलब जो फर्स्ट वाला वो था डायग्राम, मतलब एक बार उसी स्लाइड पे शो करना. इस साइड की बात कर रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो? सर नहीं, वो क्वेश्चन वाली. ये सर. बोलो. तो जैसे इसमें पहले ACD भी बन रहा है, उसके बाद अगर हमें सुपर इम्पोज मतलब अगर हमें रोटेट भी करना हो सो रोटेट 4 करने से बना दो. सर्कुलर परम्यूटेशन तो चेंज ही नहीं होता, तो हम रोटेट क्यों करेंगे? वो तो हमने रोटेट करके ये दिखाया कि कैसे हम लीनियर परम्यूटेशन के फार्मूले से सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला बना सकते हैं. लीनियर परम्यूटेशन अरेंजमेंट का फार्मूला तो हमें पता ही है कि जितने ऑब्जेक्ट है उतने फैक्टोरियल से लाइन में अरेंज करते हैं. अब सर्कुलर परम्यूटेशन से लीनियर परम्यूटेशन मतलब लीनियर से सर्कुलर का फार्मूला जनरेट करना है, तो हमने बोला कि मान लो कि x नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन बनेंगे. अब हमें नहीं पता कितने बनेंगे, तो मैंने मान लिया x बनेंगे. फिर हमने दिखाया कि अगर एक सर्कुलर परम्यूटेशन लिया अगर, और उसको 4 रोटेशन, जैसे 4 ऑब्जेक्ट का सर्कुलर परम्यूटेशन है, तो एक को 4 रोटेशन देके 4 डिफरेंट लीनियर बनेंगे, तो 1 से 4 लीनियर बनेंगे, तो x से 4x लीनियर बनेंगे, तो 4x इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, तो x इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल. तो वो x की वैल्यू निकालने का तरीका बताया. ओके सर. ठीक है. अब यहाँ क्या दिक्कत है बोलो. सर मुझे वो लग रहा था जैसे यहाँ पे ACD भी बनेगा, उसके बाद भी अगर मैं दोबारा रोटेट कर दूं तो यहाँ पे 4 रोटेशंस आएंगी. सो मुझे था कि परम्यूटेशंस में 4�6 हो जाएंगे टोटल के. नहीं, वो क्यों बन जाएंगे? जब ये वाला एक बन गया, पहली बात ये और ये डिफरेंट है. ठीक है. अब इसका रोटेशन करोगे तो जो लीनियर परम्यूटेशन चेंज होते रहेंगे, बट सर्कुलर तो सेम ही रहेंगे. यस सर. ठीक है. ठीक है. तो इससे जो सर्कुलर बनेंगे वो सेम रहेंगे. ओके सर. सर्कुलर तो जितने हैं ये 6 ही बनेंगे, दैट्स इट. चलो आगे चलो. तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई, तो वी आर गोइंग टू द क्वेश्चंस. हाँ जी, फटाफट आंसर करेंगे. Number of ways in which 7 Americans and 7 British persons can be seated on a round table so that no 2 Americans are consecutive. अच्छा, इससे भी पहले एक और क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर इस क्वेश्चन को करो. क्वेश्चन वही जो पहले एक क्वेश्चन दिया था, याद है क्या क्वेश्चन दिया था मैंने आपको? 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स. ये क्वेश्चन का आंसर कर दो. नंबर ऑफ सर्कुलर एरे of 5 boys and 3 girls if A part all girls stay together, B part all girls as well as boys stay together, C part
no two girls stay together. D part, no two boys stay together. And E part, B1 and G1 never be adjacent. तो ये क्वेश्चन का आंसर फटाफट कर जाओ जल्दी से, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। हमारे पास में क्या है, 5 बॉयज हैं, मतलब 5 बॉयज को आई कैन नेम देम एज B1, B2, B3, B4 and B5, and 3 girls हैं, and let them named as G1, G2 and G3. So this unit, this entity are to be arranged around this circle. तो टोटल नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट तो क्लियर हमने पहले ही बता दिया था कि 8 ऑब्जेक्ट हैं, 8 ऑब्जेक्ट इन 8 - 1 7 फैक्टोरियल वेज दे कैन बी अरेंज्ड। अब ए पार्ट का आंसर क्या होगा, ऑल गर्ल्स स्टे टुगेदर। अब हम क्या करेंगे, ऑल गर्ल्स स्टे टुगेदर के लिए हम क्या करते हैं यूजुअली कि उनको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेते हैं। तो आपने एक सोफा जैसा बना दिया और उस पे G1 और G2 और G3 को बिठा दिया, उनको एक एंटाइटी रख दी, उनकी इनका एक ग्रुप बना दिया। अब ये ग्रुप को एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, और इस बिकॉज हमें सर्कल पे एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करना होता है तो इस ग्रुप को ही एक जगह फिक्स कर दो। तो ये आपस में कितने वे से अरेंज होंगे, दीज 3 कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन अमंग देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज, 3 फैक्टोरियल वेज आपस में। और इसके अलावा तुम्हारे जो B1, B2, B3, B4 है वो B1, B2 and B3, B4 and B5। तो ये सोफा एक हो गया, इसके रेफरेंस में ये सारी पोजीशन डिस्टिंक्ट हो गई, तो 5 ऑब्जेक्ट 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। किसका इसका आंसर सही आया था, हाँ लीशा का 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यशस्वी का भी 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ऐसे सोचो आप, ऐसे आप सोच सकते हो कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 5 बॉयज एंड गर्ल्स के ग्रुप को एक मान लो, तो 6 ऑब्जेक्ट को सर्कल पे कितने वे से अरेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल। और फिर हर एक परमुटेशन में जो 3 गर्ल्स एक जगह एक साथ हैं उनको आपस में कीपिंग देम टुगेदर 3 फैक्टोरियल से शफल कर सकते हैं। आंसर है 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आई होप नाउ इट इज क्लियर, ए पार्ट इज क्लियर। गो टू द बी पार्ट, ऑल गर्ल्स एज वेल एज ऑल बॉयज आर टुगेदर। तो जब आप लीनियर अरेंजमेंट करते थे तो गर्ल्स टुगेदर है तो बॉयज सेपरेटेड भी हो सकते हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें टर्मिनल है नहीं। जब गर्ल्स को एक साथ किए तो रिमेनिंग बॉयज अपने आप एक साथ हो गए ना, ये देखो ये अपने आप एक साथ आ गए इसे। तो इसका आंसर भी वही आएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, नो टू गर्ल्स स्टे टुगेदर, इसका आंसर क्या आएगा, नो टू गर्ल्स स्टे टुगेदर। जब ऐसा होता है कि कोई भी 2 को एक साथ नहीं आना चाहिए तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है ऐसे केस में, गैप मेथड यूज करना होता है ना। तो Yes. तो गैप मेथड यूज करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जस्ट प्रोसीजर बताओ, देखें याद है कि नहीं आपको। पहले बॉयज को अरेंज कर लो, B1, B2, B3, B4, B5, ये 5 बॉयज को अरेंज करो, एक की पोजीशन को फिक्स कर दो एक जगह पर, उसके रेस्पेक्ट में 4 को 4 फैक्टोरियल वे से बॉयज को अरेंज कर दिया। अब out of 4 factorial, out of 24 arrangement of boys obtained around a circle, if you pick any one of them, then there are locations 1, 2, 3, 4, 5 gaps। अब देखो यही फर्क है लाइन और सर्कल पे। सर्कल पे अगर आप लाइन पे अगर आप 5 ऑब्जेक्ट रखते हो तो 6 गैप बनते हैं, सर्कल पे 5 ऑब्जेक्ट रखते हो तो 5 ही गैप बनते हैं। तो 5 गैप्स में 3 गर्ल्स को अरेंज करने के कितने वेज हैं बोलो,
5p3. हाँ यस, वो पांचों गैप जो है वो नेम्ड है, डिस्टिंक्ट है। क्यों? क्योंकि अब ये रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, जिसके रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर नहीं ट्रीट होंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा पोजीशन है, ये तीसरा पोजीशन, ये चौथा पोजीशन, ये पांचवा पोजीशन। या अगर बॉयज को भी लेते चल तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, ये पोजीशन डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट पोजीशन पे हम लीनियर परम्यूटेशन करते हैं। तो 3 फैक्टोरियल, हाँ 5p3, आई एम सॉरी 5p3। तो आंसर टोटल क्या आ जाएगा? 5p3 मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा। ठीक है, तो नेट वैल्यू जो आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा ये 12 इंटू 120, 1440। ये भी आ गया जी। व्हाट अबाउट द डी एंड ई पार्ट? डी पार्ट एंड ई पार्ट का आंसर बोलो। No two boys stay together. It is an impossibility, because if you arrange the girls around the circle, then there are 3 girls, so only 3 gaps can be created. And if among those 3 gaps, if you put boys, how many boys? 5. 5 boys. So pigeonhole principle क्या बोलता है कि अगर 5 ऑब्जेक्ट है और 3 प्लेस में रख रहे हो तो कोई न कोई प्लेस पर 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट जाएंगे ही जाएंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि नॉट पॉसिबल। तो आंसर आ जाएगा 0, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट पार्ट? ई पार्ट की बात करते हैं। ई पार्ट, कितने लोगों को ई पार्ट का आंसर समझ में आ रहा है? टोटल माइनस में B1 एंड G1 टुगेदर। ये भी आप सही सोच रहे हो। एक तरीका तो ये हो गया, टोटल माइनस B1 G1 टुगेदर, कैलकुलेट कर लो। तो मेथड 1 जो यशस्वी ने बताया कि इट इज नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स minus number of arrangement when B1 and G1 are adjacent. So it is equal to 7 factorial minus B1 G1 adjacent है, B1 G1 को एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करो। तो एक ऑब्जेक्ट इनको बनाया तो बचे कितने हैं? टोटल 8 थे, 2 को ग्रुप कर दिया तुमने तो बचे कितने? 6 and 1 7 हो गए। बोलो, और 7 को सर्कल पे अरेंज करने के कितने वेज होते हैं? 6 फैक्टोरियल। और ये दोनों को आपस में परम्यूट करने के कितने वेज होते हैं? 2 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल क्यों किया? सर 3 की जगह फिक्स होगी। कौन से 3 की जगह फिक्स हो गई? सर B1 को एक जगह फिक्स कर दिया तो G1 2 जगह आ सकता है। अच्छा नहीं, तुम दूसरे तरीके से काउंट कर रहे हो, मैं सीधे B1 G1 को एक यूनिट मान करके, B1 G1 को एक यूनिट मान लिया, तो एक यूनिट और बचे हुए 6, तो 6 और 1 मिलके 7 यूनिट, 7 को 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो और B1 और G1 को आपस में सफल कर लो 2 तरीके से। तो एक तरीका ये है, इसको काउंट करो तो आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो आएगा 7 - 2 5, तो आंसर आया 5 × 6 फैक्टोरियल। ठीक है। Yes. अब एक दूसरा तरीका, इसको दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका जो लीशा बता रही हैं वो कुछ ऐसे है कि, हाँ तुमने क्या बोला था? B1 ऐसे मान लो, ये B1 बॉयज को अरेंज कर लो, 5 बॉयज को अरेंज कर लो, कितने वे से? 5 फैक्टोरियल। और फिर हालांकि लीशा जो बता रही थी वो अलग है, मैं अभी थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूं।
कि B1 बॉयज को अरेंज कर लिया, अब गर्ल्स को अरेंज करना है, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो गैप्स है ना, कितने गैप हैं 5, ये 5 गैप्स में रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है, रिस्ट्रिक्शन किसके लिए, G1 के लिए। तो G1 यहां नहीं आ सकती और G1 यहां नहीं आ सकती, क्योंकि B1 और G1 एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो G1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, G1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, G1 को प्लेस करने के 3 वेज हैं, 3 प्लेसेस हैं। तो G1 को हम 3 वे से अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, G1 को फिक्स कर दिया, अरेंज कर दिया, किसी एक जगह पे बिठा दिया इन तीनों में से, या तो यहाँ बिठा दिया, या यहाँ बिठा दिया, या यहाँ बिठा दिया। अब बचे कितने प्लेसेस, 4, क्योंकि 5 वैकेंसी थी, उसमें से 2 तो G1 के लिए रेस्ट्रिक्ट हो गई, बचे हुए 3 में से किसी एक जगह पे बिठा दिया। उस 3 वेज हैं, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, 3 वेज, ये लिख दिया 3 वेज। अब जो बचे हुए 4 है, ये 2 और ये 2, वो 4 में 4p2 वे से रिमेनिंग 2 गर्ल्स को अरेंज कर सकते हो, 4p2 वे से। तो ये आंसर क्या है जरा देखो, ये आंसर है 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू व्हाट इज 4p2, 4 फैक्टोरियल बाई 2, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 बाई 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 12। इसमें से 6 इधर दे दो, सर वहाँ 4 फैक्टोरियल आएगा, कहां पर 5 फैक्टोरियल की जगह। अच्छा हाँ, एक सेकंड, यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट है ना, तो एक की पोजीशन फिक्स करके तो 5 नहीं 4 फैक्टोरियल आएगा। तो आंसर आ गया तुम्हारा, क्या कैलकुलेट करो, वही आंसर आना चाहिए। हाँ जी, तो तुम्हारा नेट वैल्यू क्या आएगी, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4p2, कितना आया भाई, इज इट द सेम आंसर। 5 बॉयज को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, और उसके बाद उसमें बचे हुए 5 गैप्स में G1 के लिए 3 प्लेसेस और रिमेनिंग G2 और G3 के लिए 4 में से कोई भी 2 जगह अरेंज कर सकते हैं 4p2 वे से। तो आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 12 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ यस, एक इसमें एक चेंज देखो, B1 G1 नेवर बी एडजेसेंट है ना, ये जो हम केस कर रहे हैं मेथड 2 में, और ये जो केस जो एक्चुअली पूछा गया वो डिफरेंट था, ये मेथड 2 डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, पहले तो इसकी बात कर लो, ये वाला समझ में आ गया था कि मेथड 1, यस ऐसे ही कर रहा था। हाँ यही होना चाहिए। मेथड 2 में क्या डिफरेंट है समझ रहे हो, अगर ये लिखा रहता, ये एफ पार्ट देख लो, एफ पार्ट, इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट and B1 and G1 are never adjacent, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तब हम ये वाला मेथड यूज करते, मेथड 2 नहीं, रादर ये आंसर होता, इस केस का आंसर ये होता ये। तो गैप मेथड हम यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि गैप मेथड तब होता है जब हमारे नो टू गर्ल्स टुगेदर हो तो, जबकि ए पार्ट में यहां पर ये नहीं बोला गया कि गर्ल्स आर ऑल्टरनेट या नो टू गर्ल्स टुगेदर, तो इसलिए हम सीधे सीधे B1 G1 नेवर बी एडजेसेंट में टोटल माइनस B1 G1 आर एडजेसेंट कर लेंगे, तो वो सबसे आसान तरीका होगा। एनीवे यहां तक क्लियर है, अभी सारे पार्ट क्लियर है नहीं, ये डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट क्लियर है। यस चलो अब आप कोई भी क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है, तो लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चंस। हाँ जी, अब एक एक पार्ट फटाफट आंसर करिए। टेस्ट कंडीशन में हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट बस, मैक्सिमम 2 मिनट। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 Americans and 7 British people can be seated on a round table so that no 2 Americans are consecutive. No 2 Americans are consecutive.
क्या किया बताओ फटाफट। 7 अमेरिकन है, 7 ब्रिटिश है, मतलब A1 A2 A3 A4 A7 ऐसे हैं, और B1 B2 B3 B4 B7 ऐसे। इनको ये 14 पर्सन्स को आप सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है। कोई भी 2 अमेरिकन एक साथ नहीं आने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? गैप मेथड। पहले ब्रिटिश को अरेंज कर दो, B1 B2 B3 B4 B5 B6 and B7. Number of ways of arranging British. 7 British around circle. कितने वे से? 6 फैक्टोरियल। हाँ, एक की पोजीशन को फिक्स कर दो और उसके रेस्पेक्ट में बचे हुए 6 को 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर लो, तो 6 फैक्टोरियल। एंड इनटू, आफ्टर अरेंजिंग ब्रिटिश you will find how many gaps? 6 gaps, 7 gaps. जितने पर्सन उतने गैप। ये 7 गैप्स में 7 अमेरिकन को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अबाउट सेकंड क्वेश्चन? सेकंड का आंसर करिए। Number of circular permutation of n persons if 2 specific persons are never together. वही वाला क्वेश्चन हो गया ना जो पीछे किया आपने। तो नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट minus number of ways when those A1 and A2 are together. Total arrangement n minus 1 factorial minus A1 A2 को एक साथ लिया तो ये 2 और बचे हुए n minus 2, तो n minus 1 ऑब्जेक्ट है तो n minus 2 factorial into 2। तो नेट वैल्यू जो हो जाएगी वो कुछ ऐसे ही आ जाएगी, n minus 2 factorial कॉमन ले लो, तो ये बच गया n minus 1 minus 2, इट इज n minus 3 into n minus 2 factorial। दिस इज द आंसर। और इसको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। 2 स्पेसिफिक पर्सन्स को साथ नहीं आना है तो उसमें से मान लो ऐसा आ जाए कि A1 A2 को साथ नहीं आना है तो A2 को हटा दो, A2 को हटा करके और फिर A1 और रिमेनिंग को अरेंज कर लो। कितने वे से अरेंज करेंगे? इसी को आर्ग्यू करने का एक दूसरा तरीका ये है कि A2 को बाहर हटा दो और फिर रेस्ट A1 की पोजीशन फिक्स कर दो एक जगह, और बचे हुए n-2 को n-2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दो। तो A3 A4 A5 A6 A7 an-1 ये सबको अरेंज कर दिया। कितने वे से अरेंज किया? n-2 फैक्टोरियल वे से, क्योंकि A1 को प्लेस कर दिया, A2 को बाहर खड़ा कर दिया और n-2 को अरेंज कर दिया। अब इसमें से हर एक अरेंजमेंट में आप देखोगे तो A2 के लिए कितनी चॉइस है? A2 यहाँ नहीं आ सकता, A2 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि A1 A2 एडजेसेंट नहीं आएंगे। तो n- ये कितने ऑब्जेक्ट पड़े हुए? n-1 ऑब्जेक्ट पड़े हुए, तो कितने गैप हैं? n-1 गैप्स हैं, और उन n-1 गैप में से 2 गैप रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ और यहाँ आप A2 को नहीं प्लेस कर सकते। तो A2 को कितने वे से प्लेस कर सकते हैं बोलो? इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग A2, कितने वे से बोलो? n-3। यस। तो ये भी एक आर्ग्यू करने का दूसरा तरीका हो गया। ये है कॉम्प्लीमेंट्री मेथड और ये है डायरेक्ट मेथड।
दिस वाज कॉम्प्लीमेंट्री मेथड और ये वाला डायरेक्ट मेथड था। गोइंग अहेड, अगला क्वेश्चन करिए। बोल रहे नंबर ऑफ वेज इन विच 8 persons कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल सो दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट। ऑल शैल नॉट हैव सेम नेबर, मतलब कोई एक के नेबर कोइंसाइड कर सकते हैं दोनों अरेंजमेंट में, बट सारे के सारे पर्सन्स के नेबर सेम नहीं होने चाहिए कि हर एक बंदा बोल रहा है कि मेरे नेबर सेम है, पहले अरेंजमेंट में भी और दूसरे में भी। तो कौन से केस में ऐसा होता है, मतलब कैन यू टेल मी टू डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशंस जिसमें सारे ऑक्यूपेंट्स के नेबर सेम होते हैं? आई रिपीट, which are two different circular permutations in which each occupant have same neighbor in both the arrangements. क्या ऐसे दो सर्कुलर परम्यूटेशन होते हैं जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट के नेबर दोनों परम्यूटेशन में आइडेंटिकल्स होते हैं, सेम होते हैं? यस, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। जैसे अगर मैंने बोला ए बी सी डी ई एफ और बोला ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करो, जैसे सी, तो सी के नेबर्स क्या है? सी के नेबर्स क्या है? तो सी का नेबर यहाँ पर क्या है? डी, और यहाँ क्या है? बी, और यहाँ पर भी सी के नेबर क्या है? देखो, डी एंड बी। सिर्फ नेबर्स की पोजीशन लेफ्ट राइट इंटरचेंज हुई। सी के लेफ्ट में डी है, राइट में भी है, यहाँ पर लेफ्ट में भी है, राइट में डी है, तो लेफ्ट राइट चेंज हुआ, बट नेबर, सबके नेबर सिमिलर है दोनों में। तो जब यहां बोल रहे हैं कि ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज को क्या मानना पड़ेगा? सेम। हाँ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज शैल बी आइडेंटिकल, शैल बी कंसिडर्ड आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल, तो आंसर क्या आएगा जब बताओ? तो आंसर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ अरेज क्या बनेंगे? 7 फैक्टोरियल, 8 है तो 7 फैक्टोरियल बाय 2। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ की बात करो। बोले नंबर ऑफ वेज इन विच 10 चिल्ड्रन कैन सिट इन अ मेरी गो राउंड रिलेटिव टू वन अनदर। मैरी गो राउंड तो देखा ही आपने, जिसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा होता है दैट रोटेट्स एंड टिल्ट्स लाइक दिस, बट इट नेवर ओवरटर्न्ड। तो कितने 10 चिल्ड्रंस को मैरी गो राउंड पर एक दूसरे का रिलेटिव कितने वे से प्लेस कर सकते हैं? मैरी गो राउंड में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम माने जाएंगे कि डिफरेंट? मैरी गो राउंड को पलट सकते हैं क्या? पलट नहीं सकते, तो 9 फैक्टोरियल। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी डिफरेंट। तो कई बार आपको लैंग्वेज से मेक आउट करना पड़ेगा। तो आंसर 9 फैक्टोरियल हो गया। आगे चले, जल्दी आंसर करो। आउट ऑफ 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, out of 10 flowers of different color, how many different garlands can be made if each garland consists of 6 flower of different color? 10 फ्लावर है, 6 फ्लावर के कितनी गार्लैंड्स बना सकते हैं? जल्दी बताओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1 क्या होगा?
6 flowers out of 10 different flowers. In how many ways? 10 C 6 ways. ये पहला स्टेप है. फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप क्या होगा? Arrange 6 chosen flowers on circular thread. गार्लैंड तो ऐसे बनता है ना. इन हाउ मेनी वेज? तो 6 को सर्कल पे अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे. एक की पोजीशन, एक फ्लावर की पोजीशन को फिक्स कर दिया और उसके रिस्पेक्ट में रिमेनिंग फ्लावर को अरेंज कर लिया. 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट. एंड तीसरा क्या हो गया? एंड है ना, तो मल्टीप्लाई होगा. तो देयरफॉर नंबर ऑफ गार्लैंड्स फॉर्म्ड कितनी आएंगी? Can I say it is 10C6 into 5 factorial? Hello? No, sir. हाँ, क्या गलती हुई? जल्दी बोलो. Divided by 2. Yes, because we are arranging 6 chosen objects around circle. No doubt the arrangement is 5 factorial, but when the clockwise and anti-clockwise are considered different. यहाँ पर because garlands को आप पलट सकते हैं ना. तो जैसे मान लो अगर ऐसा होता कि ये मान लो एक फ्लावर है ऐसा, एक अरेंजमेंट ये है, ऐसा, और एक अरेंजमेंट और बना दिया मैंने कुछ इस तरह से. जस्ट इसी का काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मैं फॉर्म कर रहा हूं. इसी का जस्ट काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट. देखो अब मैं एग्जैक्टली एक यहां आ गया, फिर ब्लैक वन यहां आ गया, फिर येलो वन यहां आ गया, फिर ग्रीन वाला यहां आ गया, और फिर पिंक वाला यहां आ गया. अब जरा देखो ये दोनों, ये G1 गार्लैंड है और ये G2. अगर कोई शॉप पे दोनों गार्लैंड पड़ी हुई है तो आप क्या बोलोगे? आपने बोला कि मुझे ये वाला गार्लैंड दो और शॉपकीपर ने आपको ये वाला दे दिया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं लोगे? बोलो हाँ या ना. आपने G1 की डिमांड करी और शॉपकीपर ने आपको G2 दिया, तो आप उसे लेंगे कि नहीं लेंगे? ये बताइए. लेना पड़ेगा. रीजन बीइंग आप बोलोगे नहीं G1 नहीं, G2 नहीं, मुझे G1 चाहिए, तो वो G2 को पलट देगा ऐसे, G2 को ऐसे ओवरटर्न करके बोला ये ले भाई. तो लेना ही पड़ेगा बिकॉज दे आर सेम. तो क्लॉकवाइज ये वाला तुम्हारा क्लॉकवाइज एरे था और ये वाला उसी का काउंटर क्लॉकवाइज एरे है, तो ये दोनों सेम है. तो आपका आंसर 5 फैक्टोरियल के बजाय क्या आना चाहिए? 5 फैक्टोरियल बाई 2. एंड देयरफॉर यहाँ पर आंसर ये आएगा. तो आंसर हो गया तुम्हारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2. तो नेट वैल्यू जो आएगी वो देखो, ये 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो कि यहाँ 6 आ गया सिंपली, और आपका 10 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल कैंसिल करोगे तो आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2. तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ कैंसिल होकर के ये 5 आ जाएगा. तो नेट वैल्यू जो आएगी वो कुछ ऐसे ही आ जाएगी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 25 गार्लैंड्स बनेंगी टोटल. ठीक है.
तो अब देखो परम्यूटेशन मतलब आप समझ सकते हो कि कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन से ही पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है. दैट्स व्हाई द यूनिवर्स इज सो विविड, सो डिफरेंट. देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज बिकॉज आप वही 9 डिजिट को लेकर के कितनी वैरायटी ऑफ नंबर्स बना सकते हो. मतलब दुनिया के जितनी भी नंबर्स आप जितने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन उसमें नंबर्स जो फॉर्म हो रही है वही 9 डिजिट्स हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इवन 2 डिजिट का इस्तेमाल करके इन्फिनिट नंबर ऑफ नंबर्स बना सकते हैं. आप देखते हो बाइनरी नंबर्स जिसको आपका कंप्यूटर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं. तो ये सब गेम किसका है? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का है. तो सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है बिल्कुल? यस सर. चलिए तो फिर आज के डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करते हैं. ये क्वेश्चन आपको, चलो ये तो गेम में भी होगा जिसको आप करेंगे. तो सर्कुलर परम्यूटेशन एक तरह से हो चुका है. अब जो भी आपके गेम के डाउट्स होंगे वो टेकअप कर लेंगे. अब आप क्या कर सकते हो मैं बता रहा हूं. आप थर्ड और फोर्थ, ठीक है, थर्ड टेक्सचुअल एक्सरसाइज और फोर्थ टेक्सचुअल एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर सकते हैं. T3 एंड T4. और गेम में भी आप 1 2 3 एंड 4 गेम तक कर सकते हैं. टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 तक तो आप कर ही सकते थे. 3 में रैंक ऑफ वर्ड एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन हो गया. फोर्थ एक्सरसाइज में सर्कुलर परम्यूटेशन के 11 क्वेश्चंस हैं. तो ज्यादा नहीं है, कम से कम ये 11 कर जाएंगे तो आपको पूरा तरह से कमांड आ जाएगा. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशंस करेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और फिर ये चैप्टर जो है समराइज हो जाएगा कॉम्बिनेशंस के बाद. ठीक है जी, तो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे. गुड इवनिंग सर. ओके, गुड इवनिंग बेटा, टेक केयर.